खंड 1 धन का आपका ब्लूप्रिंट। हम द्वैत यानी सिक्के के दो पहलुओं की दुनिया में रहते हैं। ऊपर और नीचे, प्रकाश और अंधकार, गर्मी और ठंड, अंदर और बाहर, तेज और धीमा, दायां और बायां। ये हजारों विपरीत ध्रुवों के सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। मैं एक ध्रुव के अस्तित्व के बिना दूसरे ध्रुव का होना संभव नहीं है। अगर बाईं तरफ नहीं है तो क्या दाईं तरफ संभव है? संभव ही नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस तरह धन के बाहरी नियम होते हैं, उसी तरह इसके अंदरूनी नियम भी होने ही चाहिए। बाहरी नियमों में व्यवसायिक ज्ञान, धन का प्रबंधन और निवेश तकनीकें जैसी चीजें शामिल हैं। यह अनिवार्य हैं, लेकिन अंदरूनी खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका एक उदाहरण कारपेंटर और उसके औजार हैं। बेहतरीन औजार जरूरी हैं, लेकिन उन औजारों का कुशलता से प्रयोग कर सकने वाला बेहतरीन कारपेंटर बनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैं यह बात अक्सर कहता हूँ, सही समय पर सही जगह होना ही काफी नहीं है। आपको सही समय और सही जगह पर सही व्यक्ति बनना होगा। तो आप कौन हैं? आप किस तरह सोचते हैं? आपकी धारणाएं क्या हैं? आपकी आदतें और खूबियां क्या हैं? आप अपने बारे में सचमुच कैसा महसूस करते हैं? आपको खुद पर कितना भरोसा है? दूसरे के साथ आपके कैसे संबंध हैं? आप दूसरों पर कितना भरोसा करते हैं? क्या आप वाकई यह महसूस करते हैं कि आप दौलत के हकदार या काबिल हैं? डर, चिंता, असुविधा, परेशानी के बावजूद आप कितना काम कर सकते हैं? क्या आप मूड न होने की पर भी काम कर सकते हैं? सच तो यह है कि आपका चरित्र, सोच और विश्वास आपकी सफलता के स्तर को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरे एक प्रिय लेखक स्टुअर्ट वाइल्ड ने कहा था, सफलता की कुंजी अपनी ऊर्जा बढ़ाना है। ऐसा करने पर लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे और जब वे आने लगें तो उन्हें बिल थमा दें। आपका धन का ब्लूप्रिंट महत्वपूर्ण क्यों है? क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने खुद को वित्तीय रूप से बर्बाद कर डाला है? क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा तो आ जाता है, लेकिन उसे वे गंवा देते हैं? या फिर कुछ लोगों के पास बेहतरीन अवसर होते हैं और उनकी शुरुआत भी अच्छी होती है, लेकिन बाद में सब कुछ टाएं फिस हो जाता है। अब आप असली वजह जानते हैं। बाहर से तो यह बदकिस्मती, अर्थव्यवस्था की मंदी या बुरा पार्टनर या चाहे जो दिख सकता है। बहरहाल अंदर की तरफ यह एक अलग ही मामला है। अगर आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए, लेकिन आप भीतर से इसके लिए तैयार न हो, तो इस बात की संभावना है कि दौलत आपके पास ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी और आप इसे गंवा देंगे। ज्यादातर लोगों के पास ढेर सारे पैसे बनाने और रखने की आंतरिक क्षमता ही नहीं होती है। उनके पास ज्यादा दौलत और सफलता के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने का मादा ही नहीं होता है। मेरे दोस्तों, यही वह मूल कारण है जिसकी वजह से उनके पास कभी ज्यादा पैसा नहीं होता है। लॉटरी जीतने वाले इसका आदर्श उदाहरण है। शोध से बार बार पता चला है कि लॉटरी जीतने वाले चाहे जितनी बड़ी धनराशि जीत लें, उनमें से ज्यादातर अंततः अपनी पुरानी वित्तीय अवस्था में लौट आते हैं, यानी उनकी धनराशि पर जितनी के साथ में वे आरामदेह रहते हैं। दूसरी तरफ खुद के दम पर मिलीनियर्स बनने वालों के साथ इसका उल्टा होता है। ध्यान दें कि जब सेल्फ मेड मिलीनियर्स पैसा गंवा देते हैं,
तो आमतौर पे वे इसे बहुत कम समय में ही वापस भी पा लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसका बेहतरीन मिसाल हैं। ट्रंप के पास बिलियनों डॉलर थे, उनका सारा पैसा डूब गया, लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने न सिर्फ डूबी दौलत पा ली बल्कि उससे भी ज्यादा कमा ली। ऐसा क्यों होता है? कारण यह है कि हालांकि कुछ सेल्फ मेड मिलियनियर्स पैसा तो गंवा सकते हैं, लेकिन वे अपनी सफलता के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को कभी नहीं गंवाते हैं, उनका मिलियनियर मस्तिष्क। जाहिर है, डोनाल्ड के मामले में यह उनका मिलियनियर मस्तिष्क है। क्या आपको एहसास है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी सिर्फ मिलियनियर बनकर खुश नहीं रह सकते थे? अगर डोनाल्ड ट्रंप की कुल संपत्ति सिर्फ $1 मिलियन होती, तो आपके हिसाब से वे अपनी वित्तीय सफलता के बारे में कैसा महसूस करते? ज्यादातर लोगों की राय यही होगी कि वे शायद खुद को दिवालिया और वित्तीय दृष्टि से असफल मानते। ऐसा इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का वित्तीय थर्मोस्टेट मिलियनों पर नहीं, बिलियनों पर निर्धारित है। ज्यादातर लोगों का वित्तीय थर्मोस्टेट मिलियनों नहीं, हजारों डॉलर कमाने पर निर्धारित होता है। कुछ लोगों का वित्तीय थर्मोस्टेट हजारों पर भी नहीं बल्कि सैकड़ों पर निर्धारित होता है, जबकि कुछ का वित्तीय थर्मोस्टेट तो शून्य से भी नीचे निर्धारित होता है। वे लोग बुरी तरह ठिठुर रहे हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग अपनी कभी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ज्यादातर लोग सफल नहीं हैं। शोध से पता चला है कि 80% लोग कभी भी अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए वित्तीय रूप से स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, और ये 80% लोग कभी सचमुच सुखी होने का दावा भी नहीं कर पाएंगे। कारण आसान है, अधिकांश लोग बेहोशी में जी रहे हैं। वे स्टीयरिंग व्हील पर झपकी ले रहे हैं। वे जीवन के सतही स्तर पर काम करते और सोचते हैं, जो सिर्फ उस पर आधारित होता है जिसे वे देख सकते हैं। वे सिर्फ अब ऊपरी सतह पर दिखाई देने वाले संसार में जीते हैं। फल तो जड़ों से मिलते हैं। एक पेड़ की कल्पना करें। मान ले यह जीवन का पेड़ है। इस पेड़ पर फल लगे हैं। जीवन में हमारे फल हमें मिलने वाले परिणाम हैं। हम इन फलों को देखते हैं और वे हमें पसंद नहीं आते हैं। वे कम हैं, छोटे हैं या उनका स्वाद अच्छा नहीं है। तो हम आदतन क्या करते हैं? हम में से ज्यादातर लोग फलों पर यानी मिलने वाले परिणामों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। लेकिन वे फल वास्तव में आए कहां से हैं? फल तो बीज और जड़ों से उत्पन्न हुए हैं। जो जमीन के अंदर है वह जमीन के ऊपर की चीजों को पैदा करता है। जो दिखता नहीं है वह दिखने वाली चीजों की रचना करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीजों को बदलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अदृश्य चीजों को बदलना होगा। जाहिर है, कुछ लोग कहते हैं कि जो दिखता है वही सच होता है। ऐसे लोगों से मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, आप लोग बिजली का बिल भरने की झंझट क्यों पालते हैं? हालांकि आप बिजली को देख नहीं सकते, लेकिन आप बेशक इसकी शक्ति को पहचान सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके अस्तित्व के बारे में किसी भी तरह की शंका हो तो अपनी उंगली बिजली के किसी सॉकेट में डालकर देख लें। मेरा दावा है कि आपकी सारी शंकाएं एक झटके में काफूर हो जाएगी। अपने अनुभव से मैं इतना कह सकता हूं कि आप इस दुनिया में जो भी नहीं देख सकते हैं वह किसी भी दिखने वाली चीज से ज्यादा शक्तिशाली होता है। आप इस बात से चाहे सहमत हो या न हो, लेकिन जिस हद तक आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं उस हद तक आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति के उस नियम के खिलाफ जा रहे हैं जिनके द्वारा जमीन के नीचे की चीज जमीन के ऊपर की चीज उत्पन्न करती है, जिनके द्वारा न दिखने वाली चीजें
दिखने वाली चीजों को उत्पन्न करती हैं। इंसान प्रकृति से ऊपर नहीं है, बल्कि उसका हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि जब हम प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलते हैं और अपनी जड़ों यानी अपने आंतरिक संसार पर काम करते हैं, तो हमारे जीवन का प्रवाह अच्छा रहता है। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। दुनिया के हर जंगल, हर खेत, हर बागीचे में जमीन के अंदर की चीजों ने ही जमीन के ऊपर की चीजों को पैदा किया है। इसलिए उग चुके फलों पर ध्यान केंद्रित करना बेकार है। जो फल इस वक्त पेड़ पर लटक रहे हैं, आप उन्हें बदल नहीं सकते हैं। हाँ, आप भविष्य में मिलने वाले फलों को अवश्य बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको जमीन की खुदाई करनी होगी और जड़ों को मजबूत करना होगा। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लेनी चाहिए कि हम अस्तित्व के सिर्फ एक धरातल पर ही नहीं रहते हैं। हम एक साथ कम से कम 4 अलग-अलग धरातलों पर रहते हैं। वे 4 क्वाड्रेंट हैं: भौतिक जगत, मानसिक जगत, भावात्मक जगत और आध्यात्मिक जगत। ज्यादातर लोगों को इस बात का कभी एहसास ही नहीं होता है कि भौतिक धरातल तो बाकी तीनों क्वाड्रेंट का सिर्फ एक प्रिंट आउट है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, आपने अभी अभी अपने कंप्यूटर पर एक चिट्ठी टाइप की है। आप प्रिंट बटन दबाते हैं और चिट्ठी आपके प्रिंटर में से बाहर निकल आती है। प्रिंट आउट में आपको एक गलती दिख जाती है। आप अपना भरोसेमंद इरेजर निकालते हैं और उस पर उस गलती को मिटा देते हैं। फिर आप दोबारा प्रिंट बटन दबाते हैं, लेकिन दोबारा वही चिट्ठी निकल आती है और उसमें गलती जहां का तहां मौजूद होता है। ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने अभी तो इसे मिटाया था। तो इस बार आप एक ज्यादा बड़ा इरेजर लाते हैं और गलती को ज्यादा मेहनत से ज्यादा देर तक मिटाते हैं। आप प्रभावी इरेजिंग नामक मैनुअल का अध्ययन भी करते हैं, जो 300 पेज का है। अब आपके पास अपनी जरूरत के सारे साधन और ज्ञान है। आप तैयार हैं। आप फिर से प्रिंट बटन दबाते हैं, लेकिन यह क्या? फिर वही प्रिंट आउट हो ही नहीं सकता। आप हैरानी से चिल्लाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ हो क्या रहा है? क्या मैं पागल हो चुका हूँ? यहाँ पर हो यह रहा है कि असली समस्या प्रिंट आउट यानी भौतिक संसार में नहीं बदली जा सकती। इसे तो सिर्फ प्रोग्राम यानी मानसिक, भावात्मक और आध्यात्मिक संसारों में ही बदला जा सकता है। धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी परिणाम है, आपका मोटापा परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि धन की कमी समस्या है? अब यह बात सुन लें, धन की कमी कभी भी समस्या नहीं होती है। धन की कमी तो सिर्फ यह बताती है कि अंदर क्या चल रहा है। धन की कमी परिणाम है, लेकिन इसकी जड़ यानी कारण क्या है? यही मुद्दे की बात है। अपनी बाहरी दुनिया को बदलने का एकमात्र तरीका पहले अपनी अंदरूनी दुनिया को बदलना है। आपको जो भी परिणाम मिल रहे हों, चाहे वे लाभदायक हों या हानिकारक, अच्छे हों या बुरे, सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमेशा याद रखें, आपका बाहरी संसार सिर्फ आपके अंदरूनी संसार का आईना है। अगर आपकी बाहरी जिंदगी में चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं, तो इसका कारण यह है कि आपकी अंदरूनी जिंदगी में चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं। यही मुद्दे की बात है। घोषणाएं, परिवर्तन का शक्तिशाली रहस्य। अपने सेमिनारों में हम तीव्र गति से सीखने की तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिनसे आप ज्यादा तेजी से सीख सकते हैं और सीखी गई बातों को ज्यादा याद कर सकते हैं। इसकी कुंजी है जुड़ाव, इन्वॉल्वमेंट। हमारी नीति इस पुरानी कहावत का अनुसरण करती है, आप जो सुनते हैं उसे भूल जाते हैं, आप जो देखते हैं उसे याद रखते हैं, आप जो करते हैं उसे समझ जाते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब आप इस पुस्तक के हर प्रमुख सिद्धांत के अंत में पहुंचे, तो हर बार अपना हाथ दिल पर रखकर एक घोषणा करें,
फिर अपनी तर्जनी से सिर को छूकर एक और घोषणा करें। घोषणा क्या है? यह एक सकारात्मक कथन है जिसे आप जोर से बोलते हैं। घोषणाएं आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि हर चीज एक ही तत्व से बनी है, ऊर्जा। के शरीर सारी ऊर्जा में कंपनों और कंपनों में उसी समय अपना शरीर आप छूकर हर घोषणा के कंपनों की गूंज निश्चित कर सकते हैं। घोषणाएं न जोर से घोषणा को एक निश्चित संदेश भेजती है, बल्कि वे आपके अवचेतन मन को भी सशक्त संदेश भेजती है। घोषणा और संकल्प के बीच जरा सा ही अंतर है, लेकिन मेरे हिसाब से यह बेहद महत्वपूर्ण है। संकल्प की परिभाषा है एक सकारात्मक कथन जो यह दावा करता है कि जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं वह पहले से ही हासिल हो चुका है। घोषणा की परिभाषा है किसी खास काम को करने या किसी खास लक्ष्य को पाने का पक्का इरादा व्यक्त करना। संकल्प में यह दावा निहित होता है कि लक्ष्य तो पहले ही हासिल हो चुका है। मैं संकल्पों का समर्थक नहीं हूं, क्योंकि अक्सर जब हम किसी ऐसी चीज को सच करते हैं जो वर्तमान में सच नहीं है, तो तुरंत ही हमारे दिमाग में एक धीमी आवाज कहने लगती है, यह सच नहीं है, यह झूठ है, बकवास है। दूसरी तरफ घोषणा में ऐसा नहीं कहा जाता है कि यह सच है। इसमें तो हम सिर्फ यह बताते हैं कि हम किसी काम को करने या कुछ करने का इरादा रखते हैं। धीमी आवाज इसे मान सकती है, क्योंकि हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह वर्तमान में सच है। हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं कि भविष्य में हमारा यह इरादा है। घोषणा आधिकारिक होती है। यह ब्रह्मांड और आपके शरीर में ऊर्जा का औपचारिक कथन है। परिभाषा का एक और महत्वपूर्ण शब्द है काम। आपको अपने इरादे को हकीकत में बदलने के लिए सभी आवश्यक काम करने होंगे। मेरी सलाह है कि आप हर दिन सुबह सुबह और रात को अपनी घोषणाएं जोर से करें। आईने में देखकर घोषणा करने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। मुझे मानना होगा कि जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना था तो मैंने कहा था संभव ही नहीं है। यह घोषणा का झमेला मुझे तो झूठे सपने जैसा लगता है। लेकिन चूंकि मैं उस वक्त दिवालिया था, इसलिए मैंने फैसला किया, क्या फर्क पड़ता है, इससे मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। फिर मैं नियमित घोषणाएं करने लगा। अब मैं अमीर बन चुका हूँ। इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि मुझे घोषणाओं के असरदार और कारगर होने का पूरा यकीन है। सच तो यह है कि मैं दोषदर्शी दिवालिया रहने के बजाय झूठा सपना देखकर अमीर बनना चाहूंगा। आपका क्या ख्याल है? यह कहने के बाद मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपना हाथ दिल पर रखकर नीचे दिए गई घोषणाएं दोहराएं। घोषणा, मेरी अंदरूनी दुनिया से ही मेरी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। अब अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मैं आपको विशेष बोनस देना चाहता हूं। अगर आप www.millionaireMindbook.com वेबसाइट पर जाकर फ्री बुक बोनसेस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस पुस्तक की सभी घोषणाओं की मुफ्त सूची मिलेगी जो सुंदर लिखावट में है। आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं और मढ़वा भी सकते हैं। धन का आपका ब्लूप्रिंट क्या है और यह कैसे बनता है? रेडियो या टीवी पर मैं अक्सर यह कहता हूं, मुझे 5 मिनट का समय दें, मैं आपकी पूरी जिंदगी की आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी कर सकता हूं। कैसे? छोटी सी बातचीत में मैं आपके धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को पहचान सकता हूं। हम में से हर एक के पास धन और सफलता का व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट होता है जो हमारे अवचेतन मन में छिपा रहता है, और यह ब्लूप्रिंट आपकी वित्तीय तकदीर को जितना तय करता है उतना कोई और चीज नहीं करती है। धन की ब्लूप्रिंट क्या है? यह किसी मकान के ब्लूप्रिंट जैसा ही होता है, यानी उस खास मकान की पहले से बनी योजना या डिजाइन। इसी तरह आपके धन का ब्लूप्रिंट धन के मामले में आपकी पहले से बनी योजना या प्रोग्राम है। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला बताना चाहता हूं। यही फॉर्मूला तय करता है कि आप अपनी वास्तविकता और दौलत किस तरह उत्पन्न करते हैं। मानवीय क्षमता के क्षेत्र के कई बहुत
सम्मानीय शिक्षकों ने इस फॉर्मूले को अपने शिक्षण की बुनियाद बनाया है। इसे प्रकटीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है और वह फॉर्मूला है T टेंस टू F टेंस टू A इज इक्वल टू R। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट धन के क्षेत्र में आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों के तालमेल का परिणाम है। तो धन का आपका ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? जवाब आसान है। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट मुख्यतः उस जानकारी या प्रोग्रामिंग से बनता है जो आपको अतीत में मिली है, खास तौर पर बचपन में। इस प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग के मूल स्रोत कौन है? ज्यादातर लोगों के मामले में इस सूची में उनके माता पिता, अभिभावक, भाई बहन, दोस्त, सम्मानित लोग, शिक्षक, धर्मगुरु, मीडिया और संस्कृति शामिल होंगे। आइए संस्कृति के बारे में विचार करें। क्या यह सच नहीं है कि कुछ संस्कृतियों में धन के बारे में सोचने और काम करने का एक निश्चित तरीका होता है, जबकि दूसरी संस्कृतियों की इस बारे में अलग नीति होती है? क्या आप सोच सकते हैं कि बच्चा माँ के पेट से पैसे के बारे में अपना नजरिया लेकर आता है, या फिर हर बच्चे को यह सिखाया जाता है कि धन के बारे में उसे कैसा नजरिया रखना है? आपका अंदाजा सही है। हर बच्चे को सिखाया जाता है कि धन के बारे में कैसे सोचा और काम किया जाए। यही आपके बारे में, मेरे बारे में, हर एक के बारे में सच है। आपको यह सिखाया जाता है कि पैसे के बारे में कैसे सोचना और काम करना है। ये सिखाई गई बातें आपकी कंडीशनिंग कर देती है और आपको एक सांचे में ढाल देती है। ये आपकी स्वचालित प्रतिक्रियाएं बन जाती हैं जो जिंदगी भर चलती है। जाहिर है यह तब तक होगा जब तक कि आप बीच में हस्तक्षेप करके अपने मस्तिष्क की दौलत की फाइलों को बदल न लें। हम इस पुस्तक में ठीक यही करने जा रहे हैं। हम हर साल हजारों लोगों के लिए यही काम करते हैं। मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में हम इस काम को ज्यादा गहरे और ज्यादा स्थायी स्तर पर करते हैं। हमने पहले कहा था कि विचार भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक और कार्य परिणामों तक। तो यह एक दिलचस्प सवाल उठता है, आपके विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? आप दूसरे व्यक्ति से अलग क्यों सोचते हैं? आपके विचार उन जानकारी की फाइलों से उत्पन्न होते हैं जो आपके दिमाग की अलमारियों में होती है। और यह जानकारी कहाँ से आती है? यह आपके अतीत की प्रोग्रामिंग से आती है। यह सच है, आपके अतीत की कंडीशनिंग आपके दिमाग में आने वाले हर विचार को तय करती है। इसलिए अक्सर इसे कंडीशन्ड मस्तिष्क कहा जाता है। इस समझ के आधार पर हम अब अपनी प्रकटीकरण की प्रक्रिया को नीचे दिए गए तरीकों से संशोधित कर सकते हैं। आपकी प्रोग्रामिंग आपके विचारों को उत्पन्न करती है। आपके विचार आपकी भावनाओं को उत्पन्न करती है। आपकी भावनाएं आपके कार्यों को उत्पन्न करती है। आपके कार्य आपके परिणामों को उत्पन्न करते हैं। इसलिए पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही आप भी अपनी प्रोग्रामिंग बदलकर अपने परिणामों को बदलने की दिशा में पहला अनिवार्य कदम उठा लें। हमारी कंडीशनिंग किस तरह होती है? हम जीवन के हर क्षेत्र में, जिसमें धन भी शामिल है, 3 मूल तरीकों से कंडीशन होते हैं। शाब्दिक प्रोग्रामिंग, आपने बचपन में क्या सुना था। मॉडलिंग, आपने बचपन में क्या देखा था। विशेष घटनाएं, आपने बचपन में क्या अनुभव किया था। कंडीशनिंग के इन 3 पहलुओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आइए हम इन पर विस्तार से विचार कर लेते हैं। इस पुस्तक के खंड 2 में आप सीखेंगे कि आप दौलत और सफलता के लिए खुद को सही तरीके से कंडीशन कैसे कर सकते हैं। पहला प्रभाव, शाब्दिक प्रोग्रामिंग। हम शाब्दिक प्रोग्रामिंग से शुरू करते हैं। बड़े होते समय आपने धन, दौलत और अमीर लोगों के बारे में क्या सुना था? क्या आपने इस तरह के वाक्य सुने थे? पैसा ही सारी बुराई की जड़ है। मुसीबत के समय के लिए पैसे बचाएं। अमीर लोग लालची होते हैं। अमीर लोग अपराधी होते हैं। अमीर लोग बदमाश होते हैं। पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पैसा
पेड़ों पर नहीं उगता है। आप एक साथ अमीर और आध्यात्मिक नहीं हो सकते। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। पैसा गंदा होता है। अमीर ज्यादा अमीर बनते जाते हैं और गरीब ज्यादा गरीब। पैसा हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हर कोई आदमी अमीर नहीं बन सकता है, कभी पर्याप्त नहीं रहता है। और सबसे मशहूर वाक्य, हम उसका खर्च नहीं उठा सकते। घर में जब भी मैं अपने पिताजी से पैसे मांगता था तो वे चिल्ला पड़ते थे, मैं किस चीज से बनाऊं, पैसे से? मैं मजाक में कहता था, काश ऐसा होता, मैं आपकी एक बाह, एक हाथ, एक उंगली ले लेता। मेरे इस मजाक पर वे एक बार भी नहीं हंसे। यही असली मुद्दा है। आपने पैसे के बारे में बचपन में जो भी सुना है वह सब आपके अवचेतन मस्तिष्क के उस ब्लूप्रिंट में रहता है जो आपके वित्तीय जीवन को चला रहा है। शाब्दिक कंडीशनिंग बहुत शक्तिशाली होती है। उदाहरण के लिए, एक बार मेरा 3 साल का बेटा जेस भागता हुआ मेरे पास आया और रोमांचित स्वर में बोला, डैडी, हम निंजा टर्टल मूवी देखने चलते हैं। यह पास में ही चल रही है। मुझे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि इतने छोटे बच्चे को भूगोल का इतना ज्ञान कैसे हो सकता है। कुछ घंटे बाद मुझे टीवी विज्ञापन पर जवाब मिल गया, जिसमें फिल्म के विज्ञापन के नीचे यह लाइन लिखी थी, अब आपके करीबी थिएटर में चल रही है। शाब्दिक कंडीशनिंग की शक्ति की एक और मिसाल हमारे मिलेनियल माइंड सेमिनार का एक प्रतिभागी है। स्टीफन को पैसे कमाने में कोई भी समस्या नहीं आती थी। उसे तो पैसे को रोककर रखने में समस्या आती थी। जिस वक्त स्टीफन कोर्स में आया, वह हर साल $8 लाख कमा रहा था और पिछले 9 साल से इतना ही कमा रहा था, लेकिन इसके बाद भी उसका खर्चा खींचतान कर चलता था। किसी न किसी तरह वह अपने पैसे को खर्च करने, उधार लेने या गलत निवेश निर्णय लेकर गंवा देने में कामयाब हो जाता था। कारण जो भी हो, उसकी कुल जमा पूंजी शून्य थी। स्टीफन ने हमें बताया कि उसके बचपन में उसकी माँ अक्सर कहती थी, अमीर लोग लालची होते हैं। वे गरीबों की खून पसीने की कमाई हड़प कर दौलतमंद बनते हैं। इंसान के पास काम चलाने लायक पैसा ही होना चाहिए। उसके बाद अगर आप पैसे बचाते हैं तो आप सुअर हैं। स्टीफन के अवचेतन मन में क्या चल रहा था, यह पता लगाने के लिए रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं थी। कोई हैरानी नहीं कि वह कड़का था। उसकी माँ ने शाब्दिक कंडीशनिंग करके उसे यह विश्वास दिला दिया था कि अमीर लोग लालची होते हैं। इसलिए उसके मस्तिष्क ने अमीर बनने को लालची होने के साथ जोड़ दिया। जाहिर है, लालची होना बुरी बात है और चूंकि वह बुरा नहीं बनना चाहता था, इसलिए अवचेतन रूप से वह अमीर भी नहीं बन सकता था। स्टीफन अपनी माँ से प्रेम करता था और उनकी नजरों में बुरा नहीं बनना चाहता था। अगर वह अमीर बन जाता तो यह स्पष्ट रूप से उसकी माँ को पसंद नहीं आता, जो अमीरों को लालची मानती थी। इसलिए उसके लिए इकलौता तरीका यही था कि वह काम चलाओ पैसे से ज्यादा आमदनी से जैसे तैसे छुटकारा पाले, वरना उसकी माँ उसे सुअर समझेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अमीर बनने और माँ या किसी दूसरे व्यक्ति की पसंद के बीच चुनाव का सवाल उठने पर ज्यादातर लोग अमीर बनने का चुनाव करेंगे। संभव ही नहीं है। मस्तिष्क इस तरह से काम करता नहीं है। निश्चित रूप से अमीर बनना तार्किक चुनाव दिखता है, लेकिन जब अवचेतन मस्तिष्क को गहरी संभावनाओं और तर्क में से किसी एक को चुनना होता है तो भावनाएं लगभग हमेशा जीतेगी। अब हम अपनी कहानी की ओर लौटते हैं। कोर्स में 10 मिनट से भी कम समय में हमने कुछ बेहद प्रभावकारी अनुभवजन्य तकनीकों का प्रयोग करके स्टीफन के धन के ब्लूप्रिंट को बदल दिया। इसके बाद वह सिर्फ 2 साल में कड़के से मिलियनेयर बन गया। कोर्स में स्टीफन को यह समझ में आ गया कि उसके नकारात्मक विश्वास उसकी माँ के थे, उसके नहीं थे, और ये विश्वास उसकी माँ के अतीत की प्रोग्रामिंग पर आधारित थे। हम इसे
एक कदम आगे ले गए और उससे एक ऐसी रणनीति बनवाई जिससे उसका अमीर बनना उसकी माँ को भी पसंद आए। यह सरल था। उसकी माँ को हवाई में रहना बहुत पसंद था, इसलिए स्टीफन ने माऊ में समुद्र के किनारे एक कॉन्डो में निवेश कर दिया। वह उन्हें सर्दियों में वहां भेज देता था। 6 महीने तक वे स्वर्ग में रहती है और वो भी। अब माँ को उसकी अमीरी पसंद है। यही नहीं, वे हर एक को बताती रहती है कि उनका बेटा कितना उदार है। दूसरी बात, उसका अपनी माँ से 1 साल में 6 महीने पाला नहीं पड़ता है। बहुत बढ़िया। जीवन में मेरी शुरुआत धीमी रही, लेकिन उसके बाद मैं बिजनेस में अच्छा प्रदर्शन करने लगा। अजीब बात यह थी कि शेयरों में मुझे कभी कमाई नहीं होती थी। अपने धन के ब्लूप्रिंट के बारे में जागरूक होने के बाद मुझे याद आया कि जब मैं छोटा था तो काम से लौटने के बाद हर शाम को मेरे डैडी डिनर की टेबल पर अखबार लेकर बैठते थे, शेयरों के भाव देखते थे और टेबल पर मुक्का मारकर चिल्लाते थे, ये घटिया शेयर। फिर वे अगले आधे घंटे तक इस बारे में बड़बड़ाते रहते थे कि पूरा सिस्टम कितना मूर्खतापूर्ण है और शेयरों में फायदा कमाने की उम्मीद करने से ज्यादा अच्छा तो यह रहेगा कि लास वेगास जाकर जुआ खेला जाए। अब जब आप शाब्दिक कंडीशनिंग की शक्ति को समझ चुके हैं तो क्या आप देख सकते हैं कि शेयर बाजार में मुझे फायदा न होने में हैरानी की कोई बात ही नहीं है। मेरी शाब्दिक प्रोग्रामिंग असफल होने के लिए हुई थी। मेरे मस्तिष्क को अचेतन रूप से गलत शेयर, गलत कीमत पर गलत समय खरीदने के लिए प्रोग्रामिंग किया गया था। क्यों? अवचेतन रूप से मेरे धन के ब्लूप्रिंट को सही साबित करने के लिए, जिसके अनुसार शेयर घटिया होते हैं। बहरहाल, जब मैंने अपने अंदर के वित्तीय बगीचे से इस विशाल जहरीले खरपतवार को खोदकर बाहर निकाल दिया तो मुझे ज्यादा अच्छे फल मिलने लगे। जब मैंने खुद को दोबारा कंडीशन किया तो उसके बाद मैं जो भी शेयर खरीदता था उसका भाव तत्काल बढ़ने लगता था। तब से मुझे शेयर बाजार में अद्भुत सफलता मिली। हालांकि यह अविश्वसनीय और अजीब लगता है, लेकिन जब आप वाकई समझ जाते हैं कि धन का ब्लूप्रिंट कैसे काम करता है तो यह बिल्कुल तार्किक लगने लगता है। एक बार फिर आपकी अवचेतन कंडीशनिंग आपकी सोच को तय करती है। आपकी सोच आपके निर्णयों को तय करती है और आपके निर्णय आपके कार्यों को तय करते हैं, जो अंततः आपके परिणामों को तय करते हैं। परिवर्तन के 4 प्रमुख तत्व हैं, जिनमें से प्रत्येक आपके वित्तीय ब्लूप्रिंट को की दोबारा प्रोग्रामिंग के लिए अनिवार्य है। ये तत्व साधारण लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। परिवर्तन का पहला तत्व है जागरूकता। आप किसी चीज को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपको इसके अस्तित्व का पता न हो। परिवर्तन का दूसरा तत्व है समझ, अंडरस्टैंडिंग। आपका सोचने का तरीका कहाँ उत्पन्न हुआ, यह समझने से आप यह जान सकते हैं कि बाहर आपको ऐसे परिणाम क्यों मिल रहे हैं। परिवर्तन का तीसरा तत्व है अलगाव। जब आपको एहसास हो जाता है कि यह सोचने का तरीका आपका नहीं किसी दूसरे का है, तो आप खुद को उससे अलग कर सकते हैं और यह चुनाव कर सकते हैं कि उसे आगे जारी रखा जाए या छोड़ दिया जाए। इसके लिए आपको इस बात पर विचार करना होगा कि आप आज कहाँ हैं और आने वाले कल में कहाँ पहुंचना चाहते हैं। आप सोचने के इस तरीके का निरीक्षण करके इसकी हकीकत देख सकते हैं। आप जान जाते हैं कि यह जानकारी की ऐसी फाइल है जो आपके दिमाग में बहुत बहुत पहले से रखी हुई है और हो सकता है कि अब वह सच्ची या महत्वपूर्ण न हो। परिवर्तन का चौथा तत्व रिकंडीशनिंग है। हम इस पुस्तक के खंड 2 में इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। वहां हम आपको दौलत पैदा करने वाली मानसिक फाइलें देंगे। अगर आप एक कदम आगे जाना चाहें तो मैं आपको अपने मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां आपको प्रभावी
अनुभवजन्य तकनीकों की श्रृंखला से गुजारा जाता है। ये तकनीकें आपके अवचेतन को सूक्ष्म तरीके से आपके लिए बदल देगी। इनसे आपका मस्तिष्क धन और सफलता के संदर्भ में सकारात्मक प्रतिक्रिया करने के लिए रिकंडीशन हो जाएगा। अस्थायी परिवर्तन के लिए निरंतरता और सतत समर्थन भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपको एक और तोहफा देना चाहता हूं। अगर आप www.millionaireMindBook.com वेबसाइट पर जाएं और फ्री बुक बोनसेस पर क्लिक करें तो आप मिलीनियर माइंड के थॉट ऑफ द वीक के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हर सप्ताह आपको एक गूढ़ सबक मिलेगा जो सफल होने में आपकी मदद कर सकता है। हम शाब्दिक कंडीशनिंग की चर्चा पर दोबारा लौटते हैं। अब हम बताते हैं कि आप धन के अपने ब्लूप्रिंट को सुधारने के लिए इस वक्त कौन से कदम उठा सकते हैं। परिवर्तन के कदम। शाब्दिक प्रोग्रामिंग। जागरूकता। बचपन में धन दौलत और अमीर लोगों के बारे में सुनी सभी बातें लिख लें। समझ। यह भी लिख लें कि आपके हिसाब से इन बातों ने आपके वित्तीय जीवन को अब तक किस तरह प्रभावित किया है। अलगाव। क्या आप देख सकते हैं कि ये विचार आपने सिर्फ सीखे हैं, ये आपके शरीर या मूलभूत अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। क्या आप देख सकते हैं कि इस समय आप इन विचारों को बदलने का चुनाव कर सकते हैं। घोषणा। अपना हाथ दिल पर रख कर कहें, धन के बारे में मैंने जो भी सुना था उसका सच होना जरूरी नहीं है। मैं सोचने के नए तरीके अपनाने का विकल्प चुनता हूं जो मेरे सुख और सफलता को बढ़ाते हैं। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलियनेयर मस्तिष्क है। दूसरा प्रभाव, मॉडलिंग। जिस दूसरे तरीके से हमें कंडीशन किया जाता है वह है मॉडलिंग। जब आप बड़े हो रहे थे तो पैसे के मामले में आपके माता पिता या अभिभावक कैसे थे? क्या उनमें से एक ने या दोनों ने अपने धन का अच्छा प्रबंधन किया था या खराब प्रबंधन किया था? वे फिजूल खर्च थे या मितव्ययी? वे चतुर निवेशक थे या वे निवेश ही नहीं करते थे? वे जोखिम लेने वाले थे या सुरक्षित मानसिकता वाले थे? उनके पास पैसा टिका रहता था या फिर पैसे के मामले में हमेशा उतार चढ़ाव का सिलसिला चलता रहता था? आपके परिवार में पैसा आसानी से आता था या फिर इसके लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता था? पैसा आपके परिवार में खुशी का स्रोत था या फिर इसे लेकर हमेशा बहस होती रहती थी? यह जानकारी महत्वपूर्ण क्यों है? शायद आपने यह कहावत सुनी होगी, बंदर जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं, इंसान भी ज्यादा पीछे नहीं है। बचपन में हम हर चीज अनुसरण से ही सीखते हैं। हालांकि हम में से ज्यादातर लोग इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इस पुरानी कहावत में काफी सच्चाई है। सेब पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता है। इससे मुझे एक औरत की कहानी याद आती है जो डिनर के लिए हैम पकाते समय उसके दोनों सिरे काट देती थी। एक दिन यह देखकर उसका पति हैरान रह गया और उसने पूछा कि वह दोनों सिरे क्यों काटती है। पत्नी का जवाब था, मेरी माँ भी इसी तरह पकाती थी। संजोग की बात, उस औरत की माँ डिनर के लिए उस रात को उनके घर आ रही थी। उन दोनों ने उनसे पूछा कि वे हैम के दोनों सिरे क्यों काटती हैं। माँ का जवाब था, मेरी माँ इसी तरह पकाती थी। यह सुनकर उन्होंने नानी से फोन पर पूछने का फैसला किया और पूछा कि वे हैम के दोनों सिरे क्यों काटती थी। उनका जवाब, क्योंकि मेरी कढ़ाई बहुत छोटी थी। सबक यह है कि आमतौर पर हम धन के क्षेत्र में अपने माता या पिता या दोनों के तालमेल के अनुरूप होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे डैडी उद्यमी थे। वे भवन निर्माण के व्यवसाय में थे। वे हर प्रोजेक्ट में 1 दर्जन से लेकर 100 मकान तक बनाते थे। हर प्रोजेक्ट में ढेर सारा पैसा लगाना पड़ता था। डैडी घर की सारी पूंजी लगा देते थे और बैंक से भारी कर्ज ले लेते थे। हम तब तक कड़के ही रहते थे जब तक कि सारे मकान बिक नहीं जाते थे और नगद नहीं आ जाता था। परिणाम स्वरूप
हर प्रोजेक्ट के शुरू होते समय हमारे पास पैसा नहीं रहता था और हम गले तक कर्ज में भी डूबे रहते थे। जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस दौरान डैडी का मूड कुछ खास अच्छा नहीं रहता था और न ही वे उदारता के मूड में रहते थे। अगर मैं उनसे चवन्नी की भी कोई चीज मांगता था तो हमेशा उनका जवाब होता था, मैं किस चीज से बना हूं? पैसे से? क्या तुम पागल हो गए हो? जाहिर है मुझे ढेला भी नहीं मिलता था, बल्कि मुझसे दोबारा मांगने के बारे में सोचना भी मत कहती को दृष्टि मिलती थी। मुझे यकीन है कि आपको भी कभी न कभी इसी तरह का अनुभव हुआ होगा। यह सिलसिला 1-2 साल तक चलता था, जब तक कि मकान अंततः बिक नहीं जाते थे। फिर हमारे घर पैसों की बरसात होने लगती थी। अचानक डैडी बिल्कुल बदल जाते थे। वे खुश, दयालु और बहुत उदार हो जाते थे। वे आकर मुझसे पूछते थे कि क्या मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरे मन में तो आता था कि मैं उन्हें उनकी कोप दृष्टि वापस लौटा दूं, लेकिन मैं उतना मूर्ख नहीं था, इसलिए मैं बस आंखें मटका कर कह देता था, हाँ डैडी धन्यवाद। फिर हमारी जिंदगी अच्छी तरह चलती थी, जब तक कि यह भयंकर दिन नहीं आ जाता था जब डैडी घर आकर यह घोषणा करते थे, मुझे एक अच्छी जमीन मिल गई है, हम वहां पर मकान बनाने जा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, यह सुनकर मैं कहता था, बहुत बढ़िया डैडी, शुभकामनाएं। हालांकि मेरा दिल डूब जाता था, क्योंकि मैं जानता था कि इसके बाद जीवन कितना संघर्षपूर्ण होगा। यह सिलसिला मेरी 6 साल की उम्र से लेकर तब तक चलता रहा जब मैंने 21 साल की उम्र में हमेशा के लिए अपने माता पिता का घर नहीं छोड़ दिया। फिर यह सिलसिला थम गया, या कम से कम मुझे ऐसा ही लगा था। 21 साल की उम्र में मैंने पढ़ाई पूरी की और जैसा आपने अंदाजा लगा लिया होगा, बिल्डर बन गया। मैं प्रोजेक्ट वाले कई अन्य व्यवसायों में भी गया। न जाने क्यों थोड़े पैसे कमाने के कुछ समय बाद ही मैं दोबारा कड़का हो जाता था। मैं दूसरे बिजनेस में छलांग लगा लेता था और खुद को दुनिया के शिखर पर समझने लगता था, लेकिन साल भर बाद ही मैं खाई में पहुंच जाता था। उतार चढ़ाव का यह सिलसिला लगभग 10 साल तक चलता रहा। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि शायद समस्या मेरा चुना हुआ बिजनेस नहीं है, मेरे चुने हुए पार्टनर नहीं हैं। मेरे कर्मचारी, अर्थव्यवस्था की स्थिति या अच्छी स्थिति में छुट्टी मनाने या आराम करने का मेरा निर्णय नहीं है। मैं आखिरकार पहचान गया कि शायद मैं अचेतन रूप से अपने डैडी की उतार चढ़ाव भरी आमदनी के पैटर्न को दोहरा रहा था। मैं बस ईश्वर का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि मैंने यह सीख लिया जो आप इस पुस्तक में सीख रहे हैं। मैं खुद को रिकंडीशनिंग करके इस उतार चढ़ाव भरे मॉडल से बाहर निकला और मैंने लगातार बढ़ने वाली आमदनी हासिल की। आज जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब भी मेरे मन में व्यवसाय बदलने और इस प्रक्रिया में खुद का नुकसान करने की सनक उठती है। लेकिन अब मेरे मस्तिष्क में एक और फाइल है जो इस भावना को देखकर कहती है, अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद। अब हम दोबारा अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक अन्य उदाहरण ऑरलैंडो, फ्लोरिडा के मेरे सेमिनार का है। हमेशा की तरह लोग ऑटोग्राफ लेने, हेलो कहने या धन्यवाद देने के लिए एक-एक करके मंच पर आ रहे थे। मैं एक बूढ़े आदमी को कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि वह सुबकता हुआ आया। वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था और आस्तीन से अपने आंसू पोंछ रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या गड़बड़ हो गई। उसने कहा, मेरी उम्र 63 साल है और मैं काफी लंबे समय से पुस्तकें पढ़ रहा हूँ और सेमिनारों में जा रहा हूँ। मैंने हर वक्ता की बातें सुनी हैं और उनकी सिखाई हर चीज आजमा कर देखी है। मैं शेयर बाजार, रियल एस्टेट समेत हर क्षेत्र को आजमा कर देख चुका हूँ। मैं दर्जनों बिजनेस कर चुका हूँ। मैं दोबारा यूनिवर्सिटी जाकर एमबीए कर चुका हूँ। मेरे पास आम लोगों से 10 गुना ज्यादा ज्ञान है, लेकिन मैं आज तक कभी आर्थिक दृष्टि से सफल नहीं हो पाया। मेरी शुरुआत हमेशा अच्छी होती है, लेकिन अंत में मैं खाली हाथ ही रह जाता हूँ। इतने वर्षों से मुझे इसका कारण कभी पता नहीं चल पाया। मैं सोचता था
कि शायद मैं मूर्ख हूं, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। आपकी बातें सुनने और आपके बताए काम करने के बाद मुझे आखिरकार सच्चाई पता चल गई। मुझ में कोई गड़बड़ नहीं है। मेरे दिमाग में तो मेरे डैडी का धन का ब्लूप्रिंट था और वही मेरे विनाश का कारण बना। मेरे डैडी ने मंदी के युग का सामना किया था। हर दिन वे काम खोजने और सामान बेचने की कोशिश करते थे, लेकिन शाम को खाली हाथ घर लौटते थे। काश मुझे 40 साल पहले मॉडलिंग और धन संबंधी कंडीशनिंग के बारे में पता चल जाता। मेरा इतना सारा वक्त, ज्ञान और सीखना तो बर्बाद नहीं होता। इसके बाद वह फूट फूट कर रोने लगा। मैंने जवाब दिया, ज्ञान पाने में आपने जो समय लगाया है वो बर्बाद कहाँ हुआ है। यह ज्ञान तो आपके मस्तिष्क में सोया हुआ है। यह तो मस्तिष्क बैंक में इंतजार कर रहा है, अवसर के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। अब जबकि आपने सफलता का ब्लूप्रिंट बना लिया है, तो आपकी सीखी हर चीज काम आ सकती है और आप बड़ी तेजी से सफलता के आकाश में पहुंच सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जब सच्चाई सुनते हैं तो जान जाते हैं। वह आदमी दोबारा बेहतर महसूस करने लगा और गहरी सांसें लेने लगा। फिर उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान खिल गई। उसने मुझे जोर से गले लगाकर कहा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आखिरी बार जब मुझे उस आदमी की चिट्ठी मिली थी तो उसके जीवन में हर चीज बहुत अच्छी चल रही थी। पिछले 18 महीनों में वह इतनी सारी दौलत कमा चुका था जितनी उसने पिछले 18 सालों में भी नहीं जोड़ी थी। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। हो सकता है आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान और योग्यता हो, लेकिन अगर आपका ब्लूप्रिंट सफलता के लिए निर्धारित नहीं है तो आप वित्तीय दृष्टि से असफल ही रहेंगे। अक्सर हमारे सेमिनारों में ऐसे प्रतिभागी आते हैं जिनके माता पिता द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले चुके थे या मंदी के दौर में रह चुके हैं। उन लोगों को प्रायः झटका लगता है जब उन्हें यह एहसास होता है कि उनके माता पिता के अनुभवों ने उनके धन संबंधी विश्वासों और आदतों को कितना ज्यादा प्रभावित किया है। कुछ लोग पागलों की तरह खर्च करते हैं क्योंकि पैसा कभी भी डूब सकता है। इसलिए जब तक इसका आनंद लेने का मौका है तब तक ले लो। बाकी लोग इसके उल्टे रास्ते पर जाते हैं। वे अपने पैसे को दांतों से पकड़ कर रखते हैं और मुश्किल समय के लिए बचाते हैं। बुद्धिमानी की सलाह, मुश्किल समय के लिए बचत करने का विचार अच्छा तो लगता है, लेकिन यह जान लें कि इससे बड़ी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। हम अपने एक अन्य कोर्स में इरादे की शक्ति का सिद्धांत भी सिखाते हैं। अगर आप मुश्किल समय के लिए पैसे बचा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? मुश्किल समय। इसलिए ऐसा करना छोड़ दें। मुश्किल समय के लिए पैसे बचाने के बजाय खुशहाल समय के लिए पैसे जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करें, या उस समय के लिए जोड़ें जब आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता जीत लेंगे। फिर इरादे के नियम के परिणाम स्वरूप आपको ठीक वही चीज मिलेगी। पहले हमने कहा था कि धन के क्षेत्र में हम में से ज्यादातर लोग अपने एक या दोनों अभिभावकों के समान होते हैं, लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हम में से कुछ लोग अपने एक या दोनों अभिभावकों के बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या क्रोध और विद्रोह जैसे शब्दों की घंटी बजती है? संक्षेप में, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनसे कितने नाराज हैं। दुर्भाग्य से बचपन में हम अपने माता पिता से यह नहीं कह सकते, मम्मी डैडी आप लोग बैठ जाएं, मैं आपके साथ एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं। आप लोग जिस तरह से अपने पैसे या जिंदगी का प्रबंधन करते हैं वह मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बड़ा होने के बाद मैं अलग तरीके से काम करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, शुभ रात्रि और सुखद स्वप्न। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके बजाय जब हमारे बटन दब जाते हैं तो हम आमतौर पर बौखला जाते हैं और इस तरह की बात सोचने लगते हैं, मैं आपसे नफरत करता हूं, मैं कभी आप जैसा नहीं बनूंगा, बड़ा होकर मैं अमीर बनूंगा, फिर मैं अपनी हर मनचाही चीज पालूंगा।
चाहे वह आपको पसंद हो या न हो। इसके बाद हम अपने बेडरूम की तरफ भागते हैं, धड़ाम से दरवाजा बंद करते हैं और भड़ास निकालने के लिए अपने तकिए या किसी और चीज पर मुक्के मारने लगते हैं। गरीब परिवारों में पले कई लोग गरीबी को लेकर नाराज और विद्रोही बन जाते हैं। अक्सर वे या तो घर से निकलने के बाद अमीर बन जाते हैं या कम से कम उनमें ऐसा करने की प्रेरणा तो होती है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत आती है जो दरअसल बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है। वे लोग चाहे जितने अमीर बन जाएं या सफल बनने के लिए कितनी ही मेहनत कर लें, आमतौर पर वे सुखी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अमीरी या पैसे कमाने की प्रेरणा की जड़ में गुस्सा और चिढ़ है। परिणाम स्वरूप उनके दिमाग में पैसे और गुस्से के बीच कड़ी जुड़ जाती है। ऐसे लोग जितना चाहे पैसा कमाते हैं, उतना उनका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता है। आखिरकार उच्चतर स्वरूप कहता है, मैं अब गुस्से और तनाव से थक चुका हूँ, मैं शांति और खुशी चाहता हूँ। इस पर वे गुस्से और पैसे की कड़ी जोड़ने वाले मस्तिष्क से पूछते हैं कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। उनका मस्तिष्क तत्काल जवाब देता है, अगर तुम्हें गुस्सा छोड़ना है तो अपने पैसे से भी छुटकारा पाना होगा। तो वे ऐसा ही करते हैं, वे अवचेतन रूप से अपने पैसे से छुटकारा पा लेते हैं। वे फिजूल खर्ची कर बैठते हैं और या निवेश का गलत निर्णय ले लेते हैं या वित्तीय रूप से तबाह कर लेने वाला तलाक ले लेते हैं या अपनी सफलता को किसी दूसरे तरीके से बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन कम से कम अब वे सुखी तो हैं। सही गलत स्थितियां और बिगड़ जाती हैं, क्योंकि अब वे सिर्फ गुस्सा नहीं हैं, अब वे गुस्सा और दिवालिया दोनों हैं। उन्होंने गलत चीज से छुटकारा पा लिया है। गुस्से के बजाय उन्होंने पैसे से छुटकारा पा लिया है, जड़ के बजाय फल से छुटकारा पा लिया है। बहरहाल अपने माता पिता के प्रति उनकी नाराजगी ही असली मुद्दा है और हमेशा था। जब तक उस गुस्से का समाधान नहीं निकलेगा, तब तक वे कभी सचमुच खुश या शांत नहीं रह सकते, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो या न हो। पैसा कमाने या सफलता पाने का आपका कारण या प्रेरणा बेहद महत्वपूर्ण है। अगर पैसे या सफलता की प्रेरणा की जड़ नकारात्मक है, जैसे डर, गुस्सा या खुद को साबित करने की जरूरत, तो पैसा आपको कभी सुखी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि आप इनमें से किसी भी मुद्दे को पैसे से नहीं सुलझा सकते हैं। मिसाल के तौर पर डर को ही लीजिए। अपने सेमिनारों में मैं लोगों से पूछता हूं, आप में से कितने लोग मानते हैं कि डर आपके लिए सफलता की मूल प्रेरणा है? ज्यादातर लोग अपने हाथ नहीं उठाते हैं। बहरहाल इसके बाद मैं पूछता हूं, आप में से कितने लोग मानते हैं कि सुरक्षा आपके लिए सफलता का मुख्य प्रेरणा है? लगभग हर हाथ व्यक्ति का ऊपर उठ जाता है। लेकिन एक बात समझ लें, सुरक्षा और डर एक ही चीज से प्रेरित होती है। सुरक्षा की चाह असुरक्षा से उत्पन्न होती है, जिसका आधार डर है। तो क्या ज्यादा पैसे से डर चला जाएगा? काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पैसा समस्या की जड़ नहीं है, समस्या की जड़ तो डर है। इससे भी बुरी बात यह है कि डर सिर्फ समस्या नहीं है, यह तो एक आदत है। इसलिए ज्यादा पैसे कमा लेने के बाद हमारे डर का सिर्फ प्रकार बदलता है। कड़की के दौर में हमें सबसे ज्यादा डर यह लगता था कि हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे या हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं रहेगा। सफल होने के बाद हमारा डर आमतौर पर बदलकर यह हो जाता है, अगर मेरी कमाई सारी दौलत चली गई तो क्या होगा? या हर व्यक्ति की निगाह मेरी दौलत पर है, या मुझे ढेर सारा टैक्स देना पड़ेगा। संक्षेप में, जब तक हम मुद्दे की जड़ तक नहीं पहुंचते हैं और डर को खत्म नहीं करते हैं, तब तक चाहे कितना भी पैसा आ जाए कोई फायदा नहीं होगा। जाहिर है, अगर हमारे सामने विकल्प मौजूद हो
तो हम में से ज्यादातर लोग दौलतमंद बनने के बाद उसे गंवाने का विकल्प चुनेंगे, बजाय इसके कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसा न हो। लेकिन दोनों ही तरीके ज्यादा समझदारी भरी नहीं है। कई लोगों को वित्तीय सफलता पाने की प्रेरणा खुद को पर्याप्त अच्छा साबित करने की चाह से मिलती है। इस पुस्तक के खंड 2 में हम इस चुनौती पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बस इतना समझ लें कि ढेर सारी दौलत भी आपको पर्याप्त अच्छा साबित नहीं कर सकती। पैसा आपको वह नहीं बना सकता जो आप पहले से नहीं हैं। एक बार फिर डर की तरह ही हमेशा खुद को साबित करने का मुद्दा आपकी स्वाभाविक जीवन शैली बन जाता है। आपको यह एहसास ही नहीं होता है कि यह आपको भगाए जा रहा है। आप खुद को बहुत सफल, मेहनती, संकल्पवान मानते हैं और वे सारे गुण अच्छे हैं। इकलौता सवाल है क्यों? वह मूल इंजन क्या है जो इस सब को चला रहा है? जो लोग खुद को पर्याप्त अच्छा साबित करने की प्रेरणा से संचालित होते हैं, उन्हें ढेर सारा पैसा भी अंदरूनी दर्द से राहत नहीं दे सकता। वे हमेशा यह सोचते रहेंगे कि वे और उनके जीवन की हर चीज पर्याप्त अच्छी नहीं है। पैसे या किसी भी चीज की कितनी ही मात्रा ऐसे लोगों के लिए कभी पर्याप्त नहीं होगी जो महसूस करते हैं कि वे खुद पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। एक बार फिर यह सब आप ही पर निर्भर है। याद रखें, आपका बाहरी संसार आपके अंदरूनी संसार का प्रतिबिंब है। अगर आपको यकीन है कि आपके पास पर्याप्त नहीं है, तो आप इस विश्वास को सही साबित करते हुए उस वास्तविकता को उत्पन्न करेंगे जिसमें आपके पास पर्याप्त नहीं होगा। दूसरी ओर, अगर आप यकीन करते हैं कि आपके पास पर्याप्त है, तो आप इस विश्वास को सही साबित करते हुए प्रचुरता उत्पन्न कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जड़ प्रचुरता है और यह आपकी स्वाभाविक जीवन शैली बन जाएगी। गुस्से, डर और खुद को साबित करने जैसी चीजों को पैसे की प्रेरणा न बनाएं। इसके बजाय आप उद्देश्य, योगदान और खुशी की नई प्रेरणा बना सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपको सुखी होने के लिए कभी भी पैसे से छुटकारा पाने की जरूरत नहीं होगी। विद्रोही या अपने माता पिता का विरोधी होना हमेशा समस्या नहीं होती है। इसके विपरीत, अगर आप विद्रोही हैं, अक्सर दूसरे नंबर पर पैदा होने वाले बच्चों के साथ ऐसा होता है, और पैसे के क्षेत्र में आपके माता पिता की आदतें खराब थी, तो शायद यह अच्छा है कि आप उनकी विपरीत दिशा में चल रहे हैं। दूसरी तरफ, अगर आपके माता पिता सफल थे लेकिन आप उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, तो आप गंभीर आर्थिक कठिनाइयों में फंस सकते हैं। दोनों ही तरह से यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि पैसे के क्षेत्र में आप अपने माता पिता के कितने अनुरूप हैं। परिवर्तन के नियम, मॉडलिंग, जागरूकता। धन दौलत के मामले में अपने माता पिता की आदतों के बारे में विचार करें। लिख लें कि आप किस तरह उनमें से किसके अनुरूप या विपरीत हो सकते हैं। समझ, अपने वित्तीय जीवन पर इससे पड़ने वाले प्रभाव को लिख लें। अलगाव, क्या आप देख सकते हैं कि यह जीवन शैली आपने सिर्फ सीखी है और यह आपका सच्चा स्वरूप नहीं है? क्या आप देख सकते हैं कि आपके पास इसी पल बदल जाने का विकल्प मौजूद है? घोषणा, दिल पर हाथ रखकर कहें, पैसे के क्षेत्र में मैं उनका अनुसरण कर रहा था, अब मैं अपना रास्ता खुद चुनता हूं। अपने सिर को छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। तीसरा प्रभाव, विशिष्ट घटनाएं। हमारी कंडीशनिंग का तीसरा बुनियादी तरीका है विशिष्ट घटनाएं। बचपन में धन दौलत और अमीर लोगों के मामले में आपके अनुभव कैसे थे? ये अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे आपकी धारणाओं या भ्रमों को आकार देते हैं जिनके अनुरूप आप जी रहे हैं। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक महिला ऑपरेशन थिएटर में नर्स थी। वह मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने आई। जोशी नामक
इस महिला की आमदनी तो अच्छी थी, लेकिन उसका सारा पैसा खर्च हो जाता था। जब हमने थोड़ी छानबीन की तो उसने बताया कि 11 साल की उम्र में वो अपने माता पिता और बहन के साथ एक चाइनीज रेस्टोरेंट में गई थी। उसके मम्मी डैडी पैसों को लेकर बहस कर रहे थे। उसके डैडी खड़े होकर चिल्ला रहे थे और टेबल पर मुक्का मार रहे थे। उसे याद है कि उसके डैडी का चेहरा लाल हुआ, फिर नीला पड़ा और हार्ट अटैक के कारण वे फर्श पर गिर गए। वह स्कूल की स्विमिंग टीम में थी और उसके पास आपातकालीन चिकित्सा का प्रशिक्षण था। उसने पिता को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। उन्होंने उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। उस दिन के बाद से जोशी के दिमाग ने पैसे को दर्द के साथ जोड़ दिया। कोई हैरानी नहीं कि अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए वह वयस्क जीवन में अचेतन रूप से अपने सारे पैसे से छुटकारा पा लेती है। यह भी दिलचस्प है कि वह नर्स बनी। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह अब भी अपने डैडी को बचाने की कोशिश कर रही है? कोर्स में हमने धन के पुराने ब्लूप्रिंट को पहचानने और बदलने में जोशी की मदद की। आज वह वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने की राह पर है। अब वह नर्स नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे वह काम पसंद नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि वह गलत कारण से नर्स बन गई थी। अब वह फिनेंशियल प्लानर बनकर लोगों की मदद कर रही है। अब वह उन्हें परामर्श देकर यह समझा रही है कि उनके अतीत की प्रोग्रामिंग उनके वित्तीय जीवन के हर पहलू को किस तरह प्रभावित करती है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ जो मेरे परिवार का है। जब मेरी पत्नी 8 साल की थी तो सड़क पर आइसक्रीम वाले की घंटी सुनते ही वह भागकर अपनी मम्मी के पास जाती थी और चवन्नी मांगती थी। उसकी माँ जवाब देती थी, बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, जाकर अपने डैडी से मांगो। सारे पैसे डैडी के पास ही तो रहते हैं। मेरी पत्नी फिर अपने डैडी से पैसे मांगती थी। वे उसे एक चवन्नी दे देते थे। वह अपना आइसक्रीम कोन खरीद लाती थी और खुश हो जाती थी। हर हफ्ते यही घटना होती थी। तो इससे मेरी पत्नी ने पैसे के बारे में क्या सीखा? पहली बात यह कि सारा पैसा मर्दों के पास रहता है। इसलिए जब हमारी शादी हो गई तो आपको क्या लगता है उसने मुझसे क्या मांगा होगा? सही सोचा, पैसा। और मैं आपको बता दूं कि अब वह चमन्नी नहीं मांग रही थी। न जाने कैसे उसकी मांग बढ़ गई थी। उसने दूसरी बात यह सीखी कि औरतों के पास पैसे नहीं रहते हैं। अगर उसकी माँ के पास पैसे नहीं रहते थे तो जाहिर है उसके पास भी पैसे नहीं रहने चाहिए। इस विचार को सही साबित करने के लिए वह अचेतन रूप से अपने सारे पैसे से छुटकारा पा लेती थी। वह इसके बारे में बिल्कुल नियम से चलती थी। अगर आप उसे $100 देते थे तो वह $100 खर्च करती थी। अगर $200 देते थे तो वह $200 खर्च कर देती थी। अगर आप इसे $500 देते थे तो वह $500 खर्च कर देती थी। और अगर आप उसे $1000 देते थे तो वह $1000 खर्च कर देती थी। फिर उसने मेरे एक कोर्स में भाग लेकर लिवरेज की कला सीखी। मैंने उसे $2000 दिए। उसने $10,000 खर्च कर दिए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, देखो प्रिय, लिवरेज का मतलब है कि हमें $10,000 कमाने हैं, खर्च नहीं करने हैं। न जाने क्यों यह उसकी समझ में ही नहीं आया। हमारे बीच सिर्फ पैसे को लेकर के ही लड़ाई होती थी। इसकी वजह से हमारी शादी टूटते टूटते बची। हम उस वक्त यह नहीं जानते थे कि पैसे के बारे में हमारे नजरिए में जमीन आसमान का फर्क था। मेरी पत्नी के लिए पैसे का मतलब था तात्कालिक सुख, खुशी। दूसरी तरफ मैं इस विश्वास के साथ बड़ा हुआ था कि पैसे का मतलब संग्रह करना है ताकि आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की जा सके। जहां तक मेरा सवाल था, पैसा खर्च करते समय मेरी पत्नी सिर्फ पैसा ही खर्च नहीं कर रही थी, वह तो मन माफिक जीने की हमारी भावी आर्थिक स्वतंत्रता खर्च कर रही थी। और जहां तक उसका सवाल था,
उसे खर्च करने से रोकते समय मैं उसकी जिंदगी की खुशी छीन रहा था। ईश्वर का शुक्र है कि हमने अपने धन के ब्लूप्रिंट को बदलने का तरीका सीख लिया, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने विशेष रूप से अपने खुशहाल रिश्ते के लिए धन का तीसरा ब्लूप्रिंट बनाया। क्या यह सब कारगर है? मैं इसे इस तरह से कहना चाहूंगा, मैंने अपने जीवन में 3 चमत्कार देखे हैं। मेरी बेटी का जन्म, मेरे बेटे का जन्म, मेरी पत्नी और मैं अब पैसे के बारे में नहीं लड़ते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि संबंधों के टूटने का सबसे बड़ा कारण पैसा है। धन संबंधी झगड़ों के पीछे सबसे बड़ा कारण पैसा नहीं, बल्कि लोगों के अलग-अलग ब्लूप्रिंट होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितना ज्यादा या कम पैसा है। अगर आपका ब्लूप्रिंट सामने वाले व्यक्ति के ब्लूप्रिंट से मेल नहीं खाता है तो आप मुश्किल में हैं। यह विवाहित लोगों के लिए भी सही है, डेटिंग पर जाने वाले जोड़ों के लिए भी सही है, पारिवारिक रिश्तों और यहाँ तक बिजनेस के सहयोगियों में भी। समझने की बात यह है कि दिक्कत पैसे की नहीं है, दिक्कत तो ब्लूप्रिंट की है। जब आप अपने पार्टनर के धन के ब्लूप्रिंट को पहचान लेते हैं तो आप ऐसा तरीका खोज सकते हैं जो आप दोनों के लिए काम करता हो। आप इस बारे में जागरूक रहकर शुरुआत कर सकते हैं कि शायद आपके पार्टनर की दौलत की फाइलें आप जैसी न हो। इस बारे में बुरा मानने के बजाय समझने की कोशिश करें। यह पता लगाने की पूरी कोशिश करें कि पैसे के क्षेत्र में आपके पार्टनर के लिए क्या महत्वपूर्ण है। उसकी प्रेरणा और डर को जानें। इस तरह आप फलों के बजाय जड़ों को देखेंगे और आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी, वरना कोई रास्ता ही नहीं है। आप जो सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखेंगे उनमें से यह है कि अपने पार्टनर के धन के ब्लूप्रिंट को कैसे पहचानें, और आप दोनों अपने लिए बिल्कुल नया ब्लूप्रिंट कैसे तैयार कर सकते हैं जो आप दोनों की मनचाही चीज तक पहुंचने में आपकी मदद करे। अगर आप यह कर लेते हैं तो यह किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादातर लोगों को दुख के एक बहुत बड़े कारण से छुटकारा मिल जाता है। परिवर्तन के कदम, विशिष्ट घटनाएं। आप अपने पार्टनर के साथ यह अभ्यास कर सकते हैं। साथ बैठकर धन संबंधी अपने अपने विचारों पर चर्चा करें। आपने बचपन में क्या सुना था? आपने अपने परिवार में बड़ों को क्या करते देखा था? और आपके साथ कौन सी भावनात्मक घटनाएं हुई थी? इसके साथ ही यह भी पता लगाएं कि आपके पार्टनर के लिए पैसे का दरअसल मतलब क्या है। क्या यह खुशी है, स्वतंत्रता है, सुरक्षा है या प्रतिष्ठा है? इससे आपको एक दूसरे की दौलत के वर्तमान ब्लूप्रिंट को पहचानने में मदद मिलेगी, और आप इस क्षेत्र में आपकी आपसी असहमति का कारण भी पता कर सकते हैं। इसके बाद यह चर्चा करें कि आज आप अलग-अलग व्यक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि पार्टनर के रूप में क्या चाहते हैं। पैसे और सफलता के बारे में अपने नजरियों और आम लक्ष्यों पर मिलकर फैसला करें। फिर उन नजरियों और कार्यों की सूची बनाएं जिनके अनुरूप आप जीने के लिए राजी होते हैं। उन्हें लिख लें, उन्हें दीवार पर चिपका लें, और अगर कभी कोई बहस हो तो नरमी से, बहुत नरमी से सामने वाले को याद दिलाएं कि जब आप भावुक नहीं, निष्पक्ष थे और धन के अपने पुराने ब्लूप्रिंट की गिरफ्त में नहीं थे, तो आपने मिलकर क्या फैसला किया था। जागरूकता। पैसे से संबंधित बचपन की किसी विशिष्ट भावनात्मक घटना के बारे में सोचें। समझ लिख लें कि इस घटना ने आपके वर्तमान वित्तीय जीवन को किस तरह प्रभावित किया होगा। अलगाव। क्या आप देख सकते हैं कि यह चीज आपने सिर्फ सीखी है और यह आपके मूलभूत स्वरूप में शामिल नहीं है? क्या आप देख सकते हैं कि वर्तमान पल में आपके पास बदलने का विकल्प है? घोषणा। दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं अतीत के अपने धन संबंधी नकारात्मक अनुभवों को छोड़ता हूं और एक नया व समृद्ध भविष्य बनाता हूं।
अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलियनियर मस्तिष्क है। तो आपका धन का ब्लूप्रिंट कहाँ निर्धारित है? अब मिलियन डॉलर वाले सवाल का जवाब देने का समय है। धन और सफलता का आपका वर्तमान ब्लूप्रिंट कैसा है और यह अवचेतन रूप से आपको किन परिणामों की ओर ले जा रहा है? सफलता, द्वयमता या वित्तीय असफलता? ब्लूप्रिंट इन तीनों में कहाँ निर्धारित है? आपकी प्रोग्रामिंग आर्थिक संघर्ष के लिए हुई है या आर्थिक संपन्नता के लिए? आप अपने धन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं या फिर आराम से कर रहे हैं? आपकी कंडीशनिंग नियमित स्थायी आमदनी के लिए हुई है या फिर अनियमित अस्थायी आमदनी के लिए? आप उतार चढ़ाव का सिलसिला जानते हैं। पहले तो पैसा आपके पास होता है, फिर नहीं होता है, फिर होता है, फिर नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे ये उतार चढ़ाव बाहरी संसार के परिणाम हैं। मिसाल के तौर पर मुझे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई, लेकिन फिर कंपनी दिवालिया हो गई। फिर मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन बाजार ठंडा पड़ गया। मेरा अगला बिजनेस बेहतरीन चल रहा था, लेकिन तभी मेरा पार्टनर छोड़कर चला गया। आदि। मूर्ख न बने, यह आपके ब्लूप्रिंट का किया धरा है। आपकी प्रोग्रामिंग कितनी आमदनी की है? ऊंची आमदनी, मध्यम आमदनी या कम आमदनी? क्या आप जानते हैं कि हम में से कई लोगों की प्रोग्रामिंग असली डॉलर की धनराशि से में हुई है? क्या आपकी प्रोग्रामिंग हर साल 20,000 से 30,000 डॉलर कमाने के लिए हुई है? 40,000 से 60,000, 75,000 से 1,00,000 डॉलर, 1.5 लाख से डॉलर से 2 लाख डॉलर तक, हर साल 2.5 लाख या उससे ज्यादा? कुछ साल पहले हमारे 2 घंटे के एक संध्याकालीन सेमिनार में एक बेहतरीन पोशाक वाला व्यक्ति बैठा था। सेमिनार पूरा होने के बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या 3 दिन के मिलियनियर माइंड कोर्स से उसे कोई मदद मिल सकती है, क्योंकि वह तो पहले से ही हर साल 5 लाख डॉलर कमा रहा है। मैंने उससे पूछा कि वो 5 लाख डॉलर कब से कमा रहा है। उसने जवाब दिया, लगातार 7 साल से। मैं यही सुनना चाहता था। मैंने उससे कहा कि वो हर साल 20 लाख डॉलर क्यों नहीं कमा रहा है। मैंने उसे यह भी बताया कि यह कोर्स उन लोगों के लिए है जो अपनी पूर्ण वित्तीय संभावना तक पहुंचना चाहते हैं। फिर मैंने उससे इस बारे में सोचने को कहा कि वो आधे मिलियन डॉलर की धनराशि पर ही क्यों अटका हुआ है। उसने कोर्स में आने का फैसला कर लिया। 1 साल बाद मुझे उसका ईमेल मिला, जिसमें लिखा था, कोर्स अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद था, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। अपने धन के ब्लूप्रिंट को दोबारा निर्धारित करते समय मैंने 20 लाख डॉलर सालाना आमदनी का लक्ष्य रखा, जो हमने पहले सोचा था। मैं इस साल उतनी कमाई कर चुका हूं, इसलिए अब मैं कोर्स में दोबारा आ रहा हूं ताकि ब्लूप्रिंट की प्रोग्रामिंग 1 करोड़ डॉलर के सालाना लक्ष्य पर कर लूं। मैं यहाँ सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि वास्तविक धनराशि महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि क्या आप अपनी पूरी वित्तीय संभावना तक पहुंच रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग यह पूछ सकते हैं, दुनिया में किसी को इतनी दौलत की जरूरत क्या है। पहली बात तो यह है कि यह सवाल आपकी दौलत के लिए बहुत सकारात्मक नहीं है और इससे साफ पता चलता है कि आपको धन का अपना ब्लूप्रिंट बदल लेना चाहिए। दूसरी बात, वह व्यक्ति इतनी बड़ी धनराशि इसलिए भी कमाना चाहता है क्योंकि वह अफ्रीका में एड्स पीड़ितों की मदद करने वाली एक संस्था को बहुत बड़ा दान देना चाहता है। तो यह गलत धारणा छोड़ दें कि अमीर लोग लालची होते हैं। आइए आगे चलते हैं। आपकी प्रोग्रामिंग पैसे बचाने के लिए हुई है या पैसे खर्च करने के लिए? आपकी प्रोग्रामिंग अपने धन के अच्छे प्रबंधन के लिए हुई है या इसके बुरे प्रबंधन के लिए? आपकी प्रोग्रामिंग लाभकारी निवेश खोजने के लिए हुई है या हानिकारक निवेश खोजने के लिए? आप सोच सकते हैं, शेयर बाजार या रियल एस्टेट में मेरे फायदे नुकसान का मेरे ब्लूप्रिंट से क्या लेना देना है? जरा सोचें, शेयर या जमीन जायदाद कौन चुनता है? आप चुनते हैं।
इसे खरीदने का फैसला कौन करता है? आप करते हैं। मेरा सैन डिएगो में लैरी नामक एक परिचित है। पैसे बनाने के मामले में लैरी चुंबक है। उसका ब्लूप्रिंट यकीनन ऊंची आमदनी का है, लेकिन उस पैसे के निवेश के मामले में उसके पास मौत का चुंबक है। वह जिस भी चीज में निवेश करता है वह चट्टान की तरह पहाड़ से लुढ़कने लगती है। क्या आप यकीन करेंगे कि उसके डैडी के साथ भी बिल्कुल यही समस्या थी। ओह, मैं निवेश संबंधी सलाह देने के लिए लैरी के करीबी संपर्क में रहता हूँ। उसकी सलाह हमेशा आदर्श होती है, आदर्श रूप से गलत। लैरी जो भी सलाह देता है मैं उसका उल्टा काम करता हूँ। मैं लैरी से प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ कई लोग पारस पत्थर की तरह होते हैं। वे जिस चीज को छू लेते हैं वे सोने में बदल जाती है। पारस पत्थर का स्पर्श और मौत का चुंबन दोनों ही सिंड्रोम धन के ब्लूप्रिंट्स के प्रकटीकरण पर है। ये इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं एक बार फिर कहता हूँ, आपके धन का ब्लूप्रिंट आपके वित्तीय जीवन और यहाँ तक कि आपके निजी जीवन को भी प्रभावित करेगा। अगर आप महिला हैं जिसका धन का ब्लूप्रिंट निचले स्तर पर तय है, तो इस बात की संभावना है कि आप ऐसे पुरुष को आकर्षित करेंगी जिसका ब्लूप्रिंट भी नीचे तय होगा, ताकि आप आर्थिक दृष्टि से अपने आरामदेह दायरे में रह सकें और अपने ब्लूप्रिंट को सही साबित कर सकें। अगर आप पुरुष हैं जिसका ब्लूप्रिंट निचले स्तर पर तय है, तो इस बात की संभावना है कि आप ऐसी महिला को आकर्षित करेंगे जो खर्चीली होगी और आपको अपने सारे पैसे से मुक्ति दिला देगी, ताकि आप अपने वित्तीय आरामदेह दायरे में रह सकें और अपने ब्लूप्रिंट को सही साबित कर सकें। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनके बिजनेस की सफलता मूलतः उनकी बिजनेस योग्यता और ज्ञान या फिर कम से कम बाजार में उनकी टाइमिंग पर निर्भर है। मुझे आपको यह बताते हुए अफसोस हो रहा है कि यह धारणा कोरी बकवास है, बकवास के सिवाय और कुछ नहीं है। आपका बिजनेस कितनी अच्छी तरह चलता है, यह आपके धन के ब्लूप्रिंट का परिणाम है। आपका ब्लूप्रिंट हमेशा सही साबित होगा। अगर आपका ब्लूप्रिंट $1,00,000 की सालाना आमदनी पर तय है, तो आपका बिजनेस उतना ही अच्छा चलेगा ताकि आपको हर साल $1,00,000 की आमदनी हो जाए। मान लीजिए आप सेल्समैन हैं और आपका ब्लूप्रिंट $50,000 सालाना आमदनी के लिए तय है। अगर किसी तरह आप कोई बड़ी बिक्री कर लेते हैं जिससे आपको उस साल $90,000 मिल जाते हैं, तो या तो वह बिक्री रद्द हो जाएगी या फिर आपका अगला साल दुर्भाग्यशाली साबित होगा और आपको अपने वित्तीय ब्लूप्रिंट के स्तर पर ले आएगा। दूसरी तरफ अगर आपका ब्लूप्रिंट $50,000 आमदनी पर तय है और 2 साल से आप मंदी में चल रहे हैं, तो चिंता ना करें, आपको यह सब वापस मिल जाएगा। ऐसा होना ही है। यह तो मस्तिष्क और धन का अचेतन नियम है। इस स्थिति में कोई शायद सड़क के पार पैदल जाते समय बस से टकरा जाएगा और उसे बीमे में पूरे $50,000 मिल जाएंगे। यह आसान है। अगर आपका ब्लूप्रिंट $50,000 पर तय है, तो किसी न किसी तरह अंततः आपको यही मिलेगा। तो एक बार फिर आप यह बात कैसे बता सकते हैं कि आपके धन का ब्लूप्रिंट कहां पर तय है? इसका एक स्पष्ट तरीका यह है कि आप अपने परिणाम देख लें, अपना बैंक खाता देखें, अपनी आमदनी देखें, अपनी नेटवर्थ देखें, निवेश में अपनी सफलता देखें, बिजनेस में अपनी सफलता देखें कि आप फिजूल खर्च हैं या मितव्ययी। देखें कि आप अपने धन का कितना अच्छा प्रबंधन करते हैं। देखें कि आपकी आदतें नियमित है या अनियमित। देखें कि आप पैसे के लिए कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। अपने उन संबंधों को देखें जिनमें धन शामिल हो। धन मुश्किल से आता है या आसानी से? आप बिजनेस करते हैं या नौकरी? आप एक बिजनेस या नौकरी से लंबे समय तक चिपके रहते हैं या फिर काफी उछल कूद करते रहते हैं? आपका ब्लूप्रिंट थर्मोस्टेट की तरह होता है। अगर कमरे का तापमान 72 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इस बात की अच्छी संभावना है
कि थर्मोस्टेट 72 डिग्री पर निर्धारित होगा। यहाँ मामला दिलचस्प हो जाता है। क्या यह संभव है कि खिड़की खुली होने और बाहर ठंडक होने के कारण कमरे का तापमान घटकर 65 डिग्री हो जाए? जाहिर है, संभव है, लेकिन अंततः क्या होगा? थर्मोस्टेट जीत जाएगा और तापमान को फिर से 72 डिग्री पर ले आएगा। इसके अलावा क्या यह भी संभव है कि खिड़की खुली होने और बाहर गर्मी होने के कारण कमरे का तापमान 72 डिग्री तक पहुंच जाए? निश्चित रूप से यह भी संभव है, लेकिन अंततः क्या होगा? थर्मोस्टेट जीत जाएगा और तापमान को फिर से 72 डिग्री पर ले आएगा। कमरे के तापमान को अस्थायी रूप से बदलने का इकलौता तरीका थर्मोस्टेट को दोबारा निर्धारित करना है। इसी तरह अपनी वित्तीय सफलता के स्तर को स्थायी रूप से बदलने का एकमात्र तरीका अपने वित्तीय थर्मोस्टेट यानी अपने धन के ब्लूप्रिंट को दोबारा निर्धारित करना है। आप इसके अलावा जो चाहे आजमा कर देख लें। आप चाहे तो बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स, सौदेबाजी और प्रबंधन का ज्ञान बढ़ा लें। आप चाहे तो रियल एस्टेट या शेयर बाजार का विशेषज्ञ बन जाएं। ये सभी जबरदस्त औजार हैं, लेकिन अगर अंदरूनी टूल बॉक्स बड़ी धनराशि उत्पन्न करने और कायम रखने लायक बड़ा और शक्तिशाली नहीं है, तो दुनिया के सारे औजार आपके लिए बेकार साबित होंगे। एक बार फिर यह साधारण सा गणित है। आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, धन और सफलता का आपका व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट आपके साथ जिंदगी भर रहेगा, जब तक कि आप इसे पहचान और बदल न लें। हम इस पुस्तक के खंड 2 में यही काम करेंगे और मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में तो इससे भी आगे तक जाएंगे। याद रखें, हर परिवर्तन का पहला तत्व जागरूकता है। खुद पर नजर रखें, सचेत बने, अपने विचारों, डरों, विश्वासों, आदतों, कार्यों और यहाँ तक कि अपनी निष्क्रियताओं पर भी ध्यान दें। खुद को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखें, अपने बारे में पूरा अध्ययन करें। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि हम अपनी जिंदगी चुनाव के आधार पर जीतते हैं। हम आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। भले ही हम सचमुच ज्ञानी हों, लेकिन हम हर दिन सिर्फ कुछ ही चुनाव करते हैं, यानी तब हम वर्तमान पल के प्रति जागरूक होते हैं। ज्यादातर मामलों में तो हम रोबोट की तरह होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं और अपने अतीत की कंडीशनिंग और तथा पुरानी आदतों के हिसाब से जीते हैं। यहीं पर चेतना काम आती है। चेतना आपके विचारों और कार्यों का निरीक्षण करती रहती है, ताकि आप अतीत की प्रोग्रामिंग के बजाय वर्तमान पल में सही चुनाव करके जिएं। सचेत रहकर हम अतीत के बजाय वर्तमान के आधार पर जीवन जी सकते हैं। इस तरीके से हम स्थितियों पर उचित प्रतिक्रिया करेंगे और अपनी कुशलताओं व गुणों का पूरी क्षमता से दोहन करेंगे। तब हम घटनाओं पर अनुचित प्रतिक्रिया नहीं करेंगे और अतीत के डरों और असुरक्षाओं से संचालित नहीं होंगे। जब आप चेतन हो जाते हैं, तो आप अपनी प्रोग्रामिंग को देखकर उसका विश्लेषण कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यह सिर्फ अतीत में मिली जानकारी है, जिस पर आपने उस वक्त यकीन कर लिया था जब आप इतने छोटे थे कि उसका मतलब नहीं जानते थे। आप देख सकते हैं कि यह कंडीशनिंग आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है, बल्कि आपकी पुरानी सीख है। आप देख सकते हैं कि आप रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि रिकॉर्डर हैं। आप गिलास की सामग्री नहीं बल्कि गिलास हैं। आप सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि हार्डवेयर हैं। हाँ, आनुवांशिकता अपनी भूमिका निभा सकती है और हाँ, आध्यात्मिक पहलू भी काम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में दूसरे लोगों की धारणाएं और उनसे मिली जानकारी आपको आकार देती है। जैसा मैंने पहले सुझाव दिया है, जरूरी नहीं है कि ये धारणाएं सच है या झूठ, सही है या गलत। उनकी
प्रामाणिकता चाहे जो हो, मूल रूप में वे ऐसे विचार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आप तक पहुंचाए गए हैं। यह जानने के बाद आप चेतन रूप से हर ऐसी धारणा को त्यागने का चुनाव कर सकते हैं जो आपकी दौलत के प्रति सकारात्मक न हो। उसकी जगह पर आप कोई सकारात्मक धारणा अपना सकते हैं। अपने कोर्स में हम सिखाते हैं कि कोई विचार आपके दिमाग में बिना किराए के नहीं रहता है। आपके मन में आने वाला हर विचार या तो निवेश होगा या खर्च। यह या तो आपको खुशी और सफलता की ओर ले जाएगा या फिर इनसे दूर ले जाएगा। यह आपको या तो सशक्त बनाएगा या फिर अशक्त बनाएगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने विचार और धारणाएं समझदारी से चुनें। यह अच्छी तरह समझ लें कि आपके विचार और धारणाएं आपकी वास्तविक पहचान नहीं है। यह भी जरूरी नहीं है कि वे आपका भला करते हैं। हालांकि वे आपको कीमती लग सकते हैं, लेकिन उनका सबसे ज्यादा महत्व और अर्थ नहीं है जो आप उन्हें देते हैं। किसी चीज का कोई अर्थ नहीं है सिवाय उस अर्थ के जो आप उसे देते हैं। याद करें, इस पुस्तक के शुरू में मैंने आपको यह सुझाव दिया था कि आप मेरे कहे एक शब्द पर भी भरोसा न करें। देखिए, अगर आप सचमुच अपने जीवन को आसमान में ले जाना चाहते हैं तो आप अपने खुद के एक शब्द पर भी भरोसा न करें। और अगर आप तत्काल ज्ञान चाहते हैं तो अपने सोचे एक भी विचार पर भरोसा न करें। बहरहाल, अगर आप ज्यादातर लोगों की तरह हैं तो निश्चित रूप से आपकी कुछ धारणाएं होंगी। इनमें से ऐसी धारणाओं को अपनाएं जो आपको फायदा पहुंचाए, यानी अमीर धारणाएं। याद रखें, विचार भावनाओं की ओर ले जाते हैं जो कार्यों की ओर ले जाते हैं और कार्य परिणामों की ओर ले जाते हैं। आप अमीर लोगों की तरह सोचने और काम करने का चुनाव कर सकते हैं और इस तरह अमीर लोगों जैसे ही परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। सवाल यह है, अमीर लोग किस तरह सोचते और काम करते हैं। इस पुस्तक के खंड 2 में मैं आपको ठीक यही बताने वाले हैं। अगर आप अपने वित्तीय जीवन को हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं तो आगे पढ़ते रहें। घोषणा दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं अपने विचारों की निगरानी करता हूं और सिर्फ उन्हीं को जगह देता हूं जिनसे मुझे शक्ति मिलती है। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलियन मस्तिष्क है।